जय हिंद साथियों, मैं आरक्षी राजा बाबू तैयार हूँ आज की क्लास लेने के लिए। और बहुत ही माफी चाहूंगा कि आज की क्लास दिन में आप लोगों के लिए नहीं पढ़ पाई। एक बहुत जरूरी कार्य में व्यस्त हो गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ। और आज की क्लास संभवतः कोशिश करूंगा कल सुबह तक आपके पास उपलब्ध हो जाए। बहुत ज्यादा देर न लगाते हुए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था कि संविधान में 4 भाग आपको पढ़ा दिए थे, 5 भाग सॉरी, एक 5वां जो था आपका 4th ए था। और जो डिटेल्स की जरूरत रहेगी, लगभग जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की चांसेस रहेंगे, मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए कोशिश करूंगा कि वही क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाऊं, बहुत ज्यादा ना पढ़ाऊं। तो मैंने संविधान का पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा आपका नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 5वां भाग जो था इसी का 4th ए भाग में ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य। ये मैंने आपको कुछ डिटेल में बता दिए थे। और नेक्स्ट क्लास के लिए जो मैंने आपके लिए बोला था कि अगली क्लास हमारी होगी भारत के राष्ट्रपति, उससे संबंधित। और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछने के चांसेस रहते हैं, तो मैं आज कोशिश करूंगा आज की क्लास में से कवर करा दूं। तो हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, और ये आता है केंद्र में। अगर हम बात करें, होते पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे भारत के हैं, लेकिन इसे केंद्र सरकार में रखते हैं। और केंद्र सरकार जो हमारी अनुच्छेद भारतीय संविधान में वो 52 से लेकर के 151 तक है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो जिक्र करेंगे हम, वो 52 से लेकर के 151 तक करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो मैंने आज आपको पीडीएफ उपलब्ध भी कराई थी, ताकि आप आराम से पढ़ लें, याद कर लें, तो मेरे साथ समझने में, पढ़ने में आपको आनंद आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल जो आपको पढ़ने हैं वो 52 पढ़ना है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, उसके बाद 65, उसके बाद 71, 72, फिर आप आ जाइए सीधे 74, 75, फिर आ जाइए 76, फिर 77 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, 78 भी बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 में आपको, चलिए ले लेते हैं, ले लें क्या, 78 ले लेते हैं। फिर आपका आ जाएगा 85, 111, 112, 123 और 143। ये आर्टिकल आपको आज पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति होंगे। इनको जो अमेरिका है हमारे, वहां के संविधान से राष्ट्रपति वाली हमने टर्म को उठाया है, वहां से लिया है। आर्टिकल 53 बहुत ज्यादा डीप आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप इसलिए अगर पढ़ा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर दोबारा मौका मिला तो हम इसी क्लास के माध्यम से दोबारा जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, साथ ही साथ सीखेंगे, लेकिन अभी जितना जरूरी है मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 52 में आप इतना पढ़ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है, भारत के राष्ट्रपति का विवरण, वर्णन या परिभाषा जो भी है उनका जिक्र, वो अनुच्छेद 52 में है। 53 में है राष्ट्र की या भारत की कार्यकारी या कार्यपालक शक्ति, किसमें है, याद रखिएगा, भारत की समस्त कार्यपालक शक्ति जो है, कार्यकारी शक्तियां जो है संघ की, वो आर्टिकल 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। दैट मीन्स अगर लिखा पढ़ी में हम बात करते हैं तो जो भी काम ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय वगैरह करते हैं, वो सब भारत के राष्ट्रपति के सहायतार्थ करते हैं। बट आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जा सकता है, कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये आर्टिकल 54 में है। ये हमारे राष्ट्रपति का चुनाव देखिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल से बता दूं क्योंकि जानकारी होनी भी चाहिए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव जब संविधान सभा ने इसका संविधान में डाला इस टर्म के लिए,
तो कुछ लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव जैसे प्रत्यक्ष होता है, दैट मीन्स जैसे हम ग्राम प्रधान चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, कि सीधे जनता वोट डाले और उस वोट के रिजल्ट से राष्ट्रपति चुना जाए, वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो कुछ लोग चाहते थे प्रत्यक्ष चुनाव हो, कुछ चाहते थे कि अप्रत्यक्ष चुनाव हो। प्रत्यक्ष चुनाव इसलिए ठीक नहीं था, प्रत्यक्ष चुनाव में राष्ट्रपति की बैर बुराई किसी न किसी से आ सकती थी कि फला व्यक्ति ने मुझे राष्ट्रपति चुना, फला ने नहीं चुना है, फला ने वोटिंग की, तो वो क्योंकि भारत के पहले नागरिक, भारत के राष्ट्रपति महोदय ऑनरेबल द प्रेसिडेंट कहलाते हैं, इसलिए। और कुछ जगह पता लगे जैसे हमने सीएम, हमने विधायक चुने या हमने सांसद महोदय चुने, तो इन लोगों की वोटिंग से सीधे सीधे अगर हमने करा दिया तब भी हमें इसलिए बेनिफिट नहीं रहे, क्योंकि कहीं किसी राज्य में कम विधायक है, किसी में ज्यादा विधायक है। तो वो हमारे आर्टिकल 55 से रिलेटेड बात मैं बता रहा हूँ, दोनों को साथ में बताते हुए चल रहा हूँ। तो कौन कौन डालेगा, तो उन्होंने बताया कि संसद में हमारे लोकसभा राज्यसभा 2 पार्ट होते हैं, तो इनमें जो चुने जाते हैं व्यक्ति, जो इलेक्टेड लोग हैं, निर्वाचित लोग, जिनको हम वोट के द्वारा वोट डाल करके जिता करके भेजते हैं, उन लोगों के, राज्यसभा लोकसभा के चुने हुए लोग यानी कि निर्वाचित लोग, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 में हो गया, 54 में, सॉरी 55 में चुनाव की प्रक्रिया कि किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, सीधे सीधे वोट नहीं दिया जाएगा, इसका एक नियम है। वो नियम अब मैं समझ में नहीं आ रहा। विधायक का, हर विधायक का एक वोट वैल्यू निकाला जाता है, उसी तरह से सांसद का वोट वैल्यू निकाला जाता है। और जब वोट डालते हैं तो विधायकों ने कितने वोट दिए, सांसदों ने कुल वोट कितने दिए, इस तरह से इनका प्रेसिडेंट के लिए वो वोट वैल्यू गिनी जाती है। वोट जैसे हमने दिया, किसी को हम एक वोट दे के आते हैं, एक एक वोट दे करके आते हैं, यहाँ पर वो एक एक वोट नहीं गिना जाता, यहाँ पर एक व्यक्ति, क्योंकि मैंने बताया विधायक, सांसद, ये जो लोग हमारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, तो उनके हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, जिससे कि सभी जगह उस मत का, उस मूल्य का राष्ट्रपति जी के लिए बराबर प्रभाव रहे। किसी जगह पता लगे कि मान लिया जाए, अगर हम सीधे सीधे एक वोट गिन लेते हैं सांसद जी का, एक वोट गिन लेते हैं विधायक जी का, तो पता लगा यूपी से 80 सीटें हैं और जो सत्ता पक्ष है उसने 80 वोट दे दिए विधायक जी के लिए और वो जीत गया। पता लगे कि हाँ, जो सत्ता दल पार्टी है उसके पार्टी में उसके फेवर में काम करना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रपति जी को निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएंगे, उसके दबाव में करना पड़ेगा। इसलिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक क्रिया एक नियम दिया गया है, उसके कुछ नियम है, उसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और उसमें राष्ट्रपति महोदय के लिए, पद के लिए जो भी नामांकन होते हैं उसमें वरीयता भराई जाती है, 1 2 3 4। अब जो भी व्यक्ति वोट डालेगा, गोपनीय रूप से वोट डाला जाता है, जितने भी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों की वरीयता डाली जाती है। जैसे हमने 4 लोग अगर इलेक्शन में, राम, रहीम, सुरेश और रमेश उठे, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे वोट एक व्यक्ति को देकर के चले जाते हैं कि हमने राम को वोट देना है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में ये भरा जाता है कि हम राम को 1 नंबर पे देते हैं, रहीम को 2 नंबर पे, दूसरा व्यक्ति आएगा वो रहीम को 1 नंबर पे। तो पहले काउंटिंग 1 नंबर वाले फर्स्ट चॉइस की होती है। अगर उनको निश्चित मूल्य का निश्चित वोट मिल जाता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अदरवाइज उसको नेगलेक्ट करके फिर 2 नंबर वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। तो 52 हो गया। राष्ट्रपति महोदय 53 आर्टिकल में आ जाता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसी पद में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ही संपूर्ण भारत की तीनों सेनाओं के सर्वाध्यक्ष कहलाएंगे या सर्वाध्यक्ष होंगे, क्योंकि इन्हीं में कार्यपालक शक्ति, कार्यकारी शक्ति निहित है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई है, आप अगर घर पर नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टीचर तभी पढ़ाने में सक्सेसफुल होता है जब बच्चा पढ़े। मेरे बिना पढ़ाए या आपके बिना पढ़े बात नहीं बनेगी, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आर्टिकल 56 में आते हैं। आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस तारीख से राष्ट्रपति महोदय घोषणा करते हैं, शपथ लेते हैं, उस तारीख से लेकर के राष्ट्रपति लगातार 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेंगे। ये सामान्य सा नियम है। आर्टिकल 57, 57, 58, 59, 60। आर्टिकल 57 में है
आर्टिकल 56 में हो गया राष्ट्रपति के कार्यकाल। आर्टिकल 57 में आपका आ जाता है पुनः चुनाव के लिए अर्हता। पुनः चुनाव का मतलब यहाँ पर री इलेक्शन है, लेकिन री इलेक्शन वो वाला नहीं जो आप समझे कि राष्ट्रपति जी को कुछ हो जाए उस तरह की दिक्कत, वो नहीं है। ये 57 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति रह ले तो दोबारा वो व्यक्ति रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, वो आर्टिकल 57 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्ट किए जाने के लिए एबिलिटीज, योग्यताएं क्या है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो उसके कुछ कंडीशंस हैं कि राष्ट्रपति वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सांसद निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ये सारी एबिलिटीज हैं उसकी आर्टिकल 58 में लिखी है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए है, 58 में राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता क्या उसके लिए जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं आपका आर्टिकल 59, राष्ट्रपति का कार्यालय की दशाएं। राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं हैं, राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ होगा, कैसे होगा, कितने टाइम उनको आना जाना होगा, कितने वेतन भत्ते, जो भी थोड़ा लिमिटेड चीजें हैं वो इसमें आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 में आ जाती है आपकी शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति शपथ लेंगे, हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनके समक्ष अगर वो मौजूद नहीं है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय के होंगे उनके समक्ष, उनके सम्मुख अपने पद की शपथ लेंगे। ये आर्टिकल 60 में वर्णित है। मुख्य चीजें जो आप दिन रात पढ़ते हैं, सुनते, देखते हैं, इर्द गिर्द वहां पे घूमती हैं, उन चीजों को लेकर इन अनुच्छेदों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर डिटेल में हमें जाना है तो हम इस क्लास के बाद, हमारा जब ये बैच हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में एक क्लास लेकर के आएंगे, वो भी निःशुल्क होगी बिल्कुल, उसमें हम डिटेल से जानकारी जुटाएंगे। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 61 में हमारे प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान है। महाअभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट इंग्लिश में वर्ड आता है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति पर अगर हमें लगे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, हमारे अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर महाअभियोग एक नियम है, एक विशेष प्रावधान है, उसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है। सीधे नहीं कह सकते कि सर आज से आप इस कुर्सी के लायक नहीं रहे या कल से ये व्यक्ति रहेगा, ऐसे नहीं कह सकते। एक विशेष प्रक्रिया जिसे बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। महाभियोग में कुछ 2-3 शर्तें हैं, कुछ मुख्य बिंदु में बताया आपको देता हूं। पहला तो ये कि महाभियोग लगाते समय आपको राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा। 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद जब आप नोटिस दे देंगे उसके बाद ही आप महाभियोग लगाएंगे। 2 महीने की जांच होगी और उसमें आपको सबसे पहले लोकसभा में कोई बहुमत आपको पास करना होगा, प्रस्ताव पारित करना होगा। अगर वो 2/3 मतों से, दैट मीन्स अगर 300 सांसद हैं, वहां पर 300 सदस्य हैं, उनमें से 200 लोगों ने उसको सही पाया है और उसको पारित किया, तब वो राज्यसभा में जाएगा। और वहां भी अगर वो पारित हो जाता है तब हमारे राष्ट्रपति महोदय को उनका पद छोड़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे हम देखते हैं सरकारें आती हैं जाती हैं, एक सरकार आती है तो पहले वाली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को इधर उधर थोड़ा सा अपना फेरबदल करने की कोशिश करती है। तो राष्ट्रपति महोदय ने अपने कार्यकाल के समय में जो भी कार्य किए हैं, महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर उनके उस किसी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सारे नियम, कानून, सारे कार्य वैसे ही के वैसे ही लागू माने जाएंगे। ये आर्टिकल 61 कहता है, महाभियोग की प्रक्रिया कहती है। आर्टिकल 62, 62 का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के रिक्त होने पर, राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर पुनर्निर्वाचन की समय, पुनर्निर्वाचन का समय, शायद ऐसे कुछ लिखा है, हाँ, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। चुनाव कराने का समय अधिकतम 6 महीने का होता है और उसी टाइम पीरियड में हमें दोबारा इलेक्शन कराना होता है ताकि राष्ट्रपति का पद ज्यादा देर तक खाली ना रहता है तो उस समय तक और लोग उस पद को भरते हैं। ये आर्टिकल 65 में वर्णित है। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति जब हमारे राष्ट्रपति महोदय देश के अंदर मौजूद ना हो, देश के सीमा के बाहर हो या अस्वस्थ हो या कोई ऐसी कंडीशन हो कि वो अपना कार्य ना कर पाए, तो उनकी कार्य आर्टिकल 65 में साफ साफ वर्णित है कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन
ना हो जाए। आर्टिकल अगला आता है हमारा आर्टिकल 71 और 72। देखिए समय के हिसाब से चलना है हमें, बहुत कम और बहुत लिमिटेड, और जितना है लगभग हमें पढ़ना है, तो इस हिसाब से मैं पढ़ते चल रहा हूँ। इससे ज्यादा आपसे डीप नहीं पूछा जाएगा, जो उम्मीद है इसी तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चंस में आपको बीच बीच लाता रहूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। आर्टिकल 71 में आपका आता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, दैट मीन्स राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी को कोई भी समस्या आती है, उनका कोई विवाद खड़ा हो जाता है और उसको न्यायालय में ले जाना होता है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए यूपी का रहने वाला और वो व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो वो कहेंगे नहीं मैं हाई कोर्ट यूपी में लेकर के जाऊंगा, प्रयागराज हाई कोर्ट में लेकर के उस मामले को जाऊं। कोई बॉम्बे का रहने वाला है, मुंबई का, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाना चाहे, तो ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं वह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में विचारणीय है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें अंतिम होगा। आर्टिकल 72 हमारा कहता है राष्ट्रपति महोदय को एक विशेष पावर होती है। आर्टिकल 72 के तहत वो विशेष पावर क्या होती है, किसी भी मामले में क्षमादान, स्थगन या लघुकरण या बोले तो दंड के अल्पीकरण की शक्ति होती है राष्ट्रपति को। किसी व्यक्ति को यदि सजा याफ्ता किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए संवैधानिक अधिकार होते हैं कि वो अवर न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाए तो उसकी अपील कर सकता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर उसकी अपील खारिज कर दी, उसको उसकी सजा में छूट नहीं दी, तो उसके पास एक अंतिम ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 72। वह जा सकता है अपनी दया याचिका जिसको हम बोलते हैं, वो डालेगा राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय में, उनसे निवेदन करे कि श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दिया जाए, जिसे क्षमा याचना बोलते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के पास पावर होती है कि वह किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया के हमारे राष्ट्रपति हैं और पूरे भारत के सर्वप्रथम इकलौते पहले नागरिक हैं। उनके पास सर्व सेना के अध्यक्ष हैं, पूरे भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, तो उनके लिए विशेष पावर ये आर्टिकल 72 में दी गई है कि वे किसी भी व्यक्ति की जो दंड दिया गया है उसको खत्म कर सकते हैं, स्थगन रोक सकते हैं, क्षमादान क्षमा दे सकते हैं, और लघुकरण या अल्पीकरण या उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी को 20 साल की सजा दी गई, राष्ट्रपति महोदय को उचित आधार लगते हैं तो 10 साल की कर सकते हैं, 20 की 20 खारिज कर सकते हैं। किसी को फांसी दी गई तो फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ये आर्टिकल 72 में वर्णित है। उसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल 74 एंड 76। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श देना, ये इस प्रावधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति महोदय जो मंत्री लोग होंगे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के रूप में कार्य करेंगे। जो भी कार्य करेंगे राष्ट्रपति को जरूरत पड़ेगी तो वे लोग राष्ट्रपति महोदय की हेल्प करेंगे, राष्ट्रपति महोदय से पूछने के अनुसार ही कार्य करेंगे। उसके बाद जब कार्य करेंगे, जाहिर सी चीज राष्ट्रपति महोदय के सलाहकार के रूप में, परामर्शदाता के रूप में है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही आर्टिकल 75 में प्रावधान है। इनको कितने वेतन भत्ते, कार्यालय, रहने का आवास, कार्यालय स्थान कहाँ दिए जाएंगे, वो आर्टिकल 75 में वर्णित है। मंत्रियों का, मंत्री लोग हमारे सम्मानित मंत्री, आर्टिकल 74 में वर्णन है कि राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, परामर्शदाता होंगे, राष्ट्रपति महोदय को विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देंगे। 75 में आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय के अनुसार ही उनके वेतन भत्ते, उनके आवास, उनके कार्यालय सब आवंटित होंगे। आर्टिकल 76 आता है, एक स्पेशल वर्ड है जिसके लिए बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इकलौता एकमात्र पद है जिसको बोलते हैं भारत के महा न्यायवादी। आपने देखा होगा फिल्मों में ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हुए, अक्सर देखते होंगे जब ट्रायल चलता है तो एक वकील, सरकारी वकील होते हैं और एक होते हैं मुल्जिम के वकील। तो जो सरकारी वकील होते हैं उनके लेवल अलग अलग होते हैं। लोअर कोर्ट में अगर वो होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एपीओ महोदय या एसपीओ महोदय, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। उसके बाद अगर सेशन केस से रिलेटेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो उनको हम बोलते हैं एडीजीसी या डीजीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग काउंसिल। और ऊपर हम पहुंचते हैं, अगर हम हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंचेंगे स्टेट लेवल पर, तो उनको हम बोलते हैं एजी, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट।
और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तब वहां पर ये पद होता है, उनके लिए बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील जो होते हैं, या कहें संपूर्ण भारत के सबसे बड़े सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी होते हैं। इनकी हेल्प के लिए जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जीके का भी क्वेश्चन है और इस तरह से पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र है या किस तरह से वर्णन है, तो ये बताएंगे आप। इनकी योग्यता क्या है? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो कोई भी व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह व्यक्ति, योग्यता क्या होगी? वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाने के वो बराबर काबिलियत रखता हो, मतलब उसमें इतनी क्षमता हो, उसमें इतनी योग्यता हो कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके। उस व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखा जाएगा और इसका कार्य क्या होगा? कानूनी मामलों पर, मुद्दों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना, सलाह देना, उनकी मदद करना। ये हमारा आर्टिकल 76 कहता है। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सूचना इत्यादि देने का अधिकार। प्रधानमंत्री को देने के साथ मैंने ये कार्य इस जगह किया और इसमें मुझे ये ठीक लगा, वो लगा, तो आर्टिकल 78 में या यह कहें कि राष्ट्रपति महोदय को सूचना दिए बिना या बिना सूचना के राष्ट्रपति महोदय के प्रधानमंत्री महोदय कोई भी कार्य, बड़ा कार्य संपन्न नहीं करेंगे। अब आता है हमारा आर्टिकल 85, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 भारत के राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति देता है कि वह संसद के सत्रावसान और संसद को भंग कर सकते हैं। जब वो चाहे संसद के सत्र को बुला सकते हैं। सत्रावसान मतलब संसद के सत्र का अंत कर सकते हैं कि आज का सत्र या इस सत्र को मैं अंत करूंगा फला तारीख को, तो उनके भाषण के द्वारा ही सत्र शुरू और सत्र अंत होता है। और संसद का सत्र कभी भंग करने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भंग कभी भी अचानक में, अकस्मात में किया जा सकता है। वो हमारे आर्टिकल 85 में वर्णन उसका है। आर्टिकल 111 क्या कहता है? संसद जो भी नियम पारित करती है, जो भी नियम पारित करेगी उस पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति होने के बाद, राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर होने के बाद वह नियम बनता है। शब्द आपने सुने होंगे, एक तो होता है आपका विधेयक, एक होता है जिसको हम बोलते हैं बिल, इंग्लिश में बोलते हैं बिल, एक होता है नियम या कानून और इसको हम बोलते हैं एक्ट। तो जब कभी किसी मुद्दे पर नए नियम बनाए जाते हैं तो पहले विधेयक होते हैं। पहले संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है कि नियमों का संग्रह जो है वो विधेयक है, बिल है। वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद आर्टिकल 111 के तहत भारत के प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है। यदि उनके दस्तखत हो जाते हैं, वो उस पर स्वीकृति दे देते हैं, तब वह विधेयक न रहकर उस डेट से एक्ट हो जाता है, अधिनियम हो जाता है, कानून बन जाता है। और अगर वो एक्ट वो नहीं दस्तखत करते हैं तो उसके और प्रोसीजर दोबारा रिवीजन के लिए संसद में जाए वगैरह वगैरह। फिलहाल विधेयक और बिल में, विधेयक और कानून में यही अंतर है, बिल और एक्ट में, कि राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत से पहले वह बिल है, जब तक संसद में पेश होगा, उनके सामने पेश होगा, जिस तारीख को राष्ट्रपति महोदय दस्तखत कर देते हैं फिर वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है और जो भी तारीख निश्चित की जाती है उस समय से वो लागू हो जाता है। तो ये 111 अनुच्छेद 111 के तहत है। अनुच्छेद 112 में है संघीय बजट, संघ का जो भी बजट रहता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल 112 के तहत विचारणीय है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 हमारा क्या कहता है? दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 123-143 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश आप समझते हो, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑर्डिनेंस, जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस पास करना। राष्ट्रपति अध्यादेश का मतलब रहता है जैसे विधेयक और बिल है, ऐसे ही कोई विशेष विषय पर, किसी विशेष बिंदु पर कोई कानून या छोटा सा कोई नियम जब तक संसद का सत्र ना आ जाए और संसद के द्वारा उस नियम को पारित ना किया जाए, अधिनियम ना बना दिया जाए, तब तक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उस कानून को कुछ समय के लिए, कुछ दिए गए अवधि के लिए लागू किया जा सकता है।
अचानक में पता लगा कि संसद का सत्र बुलाया नहीं जा सकता और इस नियम को पारित करना है, यह हमें ऐसे बिंदु पर यह नियम लोगों से मनवाने हैं। तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 123 के तहत ये पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है गजट, राष्ट्रीय गजट में, गजट राजपत्र में, कि आज से यह नियम है, आपको ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये लोग ये कार्य करेंगे, तो ऑर्डिनेंस कहलाएगा। और जब संसद का सत्र आएगा उस अध्यादेश को संसद में पेश किया जाएगा, संसद के सदस्य उस पर विचार करेंगे, बिल बन जाएगा, बिल बनने के बाद उसको एक्ट बनाया जाएगा, अदरवाइज उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 123 में इसका वर्णन है। तीसरा और सबसे लास्ट वाला हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 143 143। उस आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो क्या है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। किसी भी मामले में यदि राष्ट्रपति महोदय कंफ्यूज्ड हो, कोई भी ऐसा न्यायिक संबंध आ जाता है, न्यायिक मामला आ जाता है कि उनको फैसला लेना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संविधान के सबसे ज्यादा प्रमुख वही है। संविधान की व्याख्या करना तो नहीं कह सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन संवैधानिक रूप से चलना सबसे पहले उन्हीं पर लागू होता है। तो जब उनके लिए कुछ समझ में चीज नहीं आए, उनको लगे कि हाँ मुझे किसी से सलाह की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे सलाह ले सकते हैं और ऑन पेपर रिटन में ले सकते हैं। वह शक्ति उन्हें कहां से मिली है? आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती कि साहब हम बहुत बिजी हैं या इस काम में हैं, हम आपके लिए इस काम पर सलाह नहीं दे सकते, या हम क्या सलाह दें, हमारा क्या काम बनता है, आपका काम है। वो कोई भी सलाह मांगेंगे, रिटन में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, दाखिल होगी, सुप्रीम कोर्ट उनको उस पर अपनी विधिक सलाह देगा। तो 52 से 143 तक आर्टिकल थे। 52 में हमारा, मैं फिर रिवीजन किए ले रहा हूँ फीडबैक। 52 में भारत के राष्ट्रपति, 53 में भारत की संघीय कार्यपालिका शक्ति, भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वाध्यक्ष होते हैं, इनमें निहित होती है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन के नियम, 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, आर्टिकल जो 61 आता है, 61 में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, 62 में राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर उसके पुनः निर्वाचन का समय, 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, 71 में आपका आता है, 72 में तो आपका अवलंबन है, 71 हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तनीय है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किए जा सकते हैं। 72 में राष्ट्रपति की किसी भी व्यक्ति की सजा को स्थगित करना, अल्पीकरण करना, क्षमादान करने की शक्ति। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के सलाहकार परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। 75 में राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत मंत्री लोगों के लिए आवास, कार्यालय आदि का आवंटन। 76 में आपके हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 78 में आपके आते हैं भारत के राष्ट्रपति को सूचना आदि इत्यादि देने का प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 85 में संसद के सत्रावसान और संसद का सत्र का अंत करने की राष्ट्रपति की पावर्स है। 111 में संसद द्वारा पारित किसी भी नियम पर राष्ट्रपति की अपनी सहमति देने का अधिकार। 112 में राष्ट्रपति द्वारा संघीय बजट। 123 में आपके आते हैं 143 में तो आपके आते हैं राष्ट्रपति की शक्ति, और 123 में कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 143 में आते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर सलाह लेने की शक्ति। तो ये थी आज की हमारी क्लास भारत के राष्ट्रपति। अगली क्लास हम भारत की संसद और भारत के उपराष्ट्रपति, जो भी मामला रहेगा हम कल की क्लास उस पर लेंगे। कोशिश करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके लिए और पिछले वाले से मिलाकर इसके साथ हम क्वेश्चन आपके लिए कल लाएं। आपसे उम्मीद है कि सभी लोग पढ़ें
और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से यही अपेक्षा, जो कि अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, कि आप में से किसी भी व्यक्ति का कोई भी कमेंट अभी तक मेरे पास तक नहीं पहुंचा है, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी क्लास कैसी चल रही है या मैं आप लोगों तक कैसे पहुंच पा रहा हूं, आप लोगों को सही पढ़ा भी रहा हूं या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, सामने क्लास बैठी होती है, तो उनसे फीडबैक लिया जा सकता है। ये फीडबैक बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकें। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि अब आप जो भी लोग क्लास देखेंगे, वो क्लास देखने के बाद, समझने के बाद, जैसी भी आपको क्लास लगे, जो भी समझ आया हो, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, आप कमेंट के जरिए जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।